तो भारतीय बाजारों में रफ्तार बरकरार 694 अंकों का उछाल के साथ निफ्टी कामकाज कर रहा है। सेंसेक्स करीब करीब 2253 अंकों पर और 1897 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी बैंक कामकाज करते हुए मिड कैप स्मॉल कैप में खरीदारी है और आज चौतरफा खरीदारी है। अगर आप एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो आज न केवल निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, मिड कैप, स्मॉल कैप, बल्कि एनएससी के ब्रॉडर मार्केट्स, बीएससी के ब्रॉडर मार्केट्स, एफ&ओ के मार्केट्स सब में ही आज एडवांसेस फेवर में है। डिक्लाइन के कंपैरिजन हो तो एक अच्छी तेजी मार्केट में चौतरफा देखने को मिल रही है। बाजार पर बातचीत करने के लिए अरुण कुमार मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे। अरुण जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। बाजार में इतिहास बन रहा है और उस इतिहास के लिए पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक अच्छी नए रिकॉर्ड स्तरों पर हम पहुंच गए हैं। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? ब्लू स्काई टेरिटरी में भी कामकाज हो रहा है, कैसे रीड करें निफ्टी के मूव को, निफ्टी बैंक के मूव को? अगेन गुड आफ्टरनून सुमित जी। देखिए अगेन डेफिनेटली बड़े इवेंट के आगे एक बड़ा मूव ऑलरेडी आपको देखने को मिला है। 23,000 के जो लेवल्स से वो क्लियरली कॉन्कर होते हुए नजर आ रहे हैं और आज के लोज भी अगर आप देखें तो 23,000 के आसपास ही है। तो एक चीज सुमित जी काफी अच्छी हुई है, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, स्टॉप लॉसेस आपके क्लियरली डिफाइंड है। निफ्टी के आपके स्टॉप लॉस 23,000 के आसपास होने चाहिए जो कि आज के लोज है, और बैंक निफ्टी अगेन 50,000 50,200 इसी के आसपास के स्टॉप लॉस आपके रहेंगे। तो जहां तक निफ्टी की बात है सुमित जी, निफ्टी मुझे लग रहा है 23,450 23,500 वहां तक जाने के लिए तैयार है। 23,500 के आसपास एक ऑप्शंस का बेस है और वहां तक एक बार रुकावट आपको आती हुई नजर आ सकती है। कल अगेन बड़ा इवेंट है, इवेंट के आगे आईवीज भी और आपको गिरते हुए नजर आएंगे। आज भी 19-20% इंडिया विक्स डाउन है, कल भी हो सकता है डाउन होता हुआ नजर आए। जैसे एक्सपेक्टेशन है, अगर सुमित जी वैसे रिजल्ट आ जाते हैं तो मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट में थोड़ा करेक्शन आ सकता है। 22,450 22,500 वहां से वापस मार्केट एक बार रिट्रेस हो सकता है और 23,000 तक, 23,100 तक नीचे आ सकता है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है इवेंट के ऊपर ज्यादा आपका मूव डिसाइडेड रहेगा, पर जो रेंज निकल के आ रही है 23,000 23,500 इसी के बीच में मार्केट रहना चाहिए। 23,000 23,500 के आसपास मार्केट्स रहने चाहिए। अरुण सर, आज बैंक निफ्टी पार्टिसिपेट कर रहा है और स्ट्रांगली पार्टिसिपेट कर रहा है आज के लिए। एसबीआई 8 लाख करोड़ के पार मार्केट कैप पहुंच गया और पीएसयू बैंक्स में तो जबरदस्त रफ्तार है। सो आप कैसे रीड कर रहे हो बैंकिंग के मूव को? तो मुझे आपने सही कहा, पीएसयू बैंक्स डेफिनेटली काफी स्ट्रांग लग रहे हैं। अगर छोटे पीएसयूज की बात करें, 7 से 8% मिनिमम मूव आपको देखने को मिला है। चाहे वो आईओबी ले लीजिए, सेंट्रल बैंक ले लीजिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सभी में अच्छे मूव देखने को मिल रहे हैं। तो बैंक निफ्टी डेफिनेटली राइडिंग सीट पे है और हो सकता है बैंक निफ्टी आपको 51,400 51,500 तक के भी लेवल्स दिखाते हुए नजर आए। अगर कल एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट आ जाते तो एक अप मूव के बाद आपको 51,400 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। पर मेरा ज्यादा ध्यान सुमित जी स्टॉप लॉस के आसपास है। 50,200 सभी का स्टॉप लॉस होना चाहिए। बैंक निफ्टी में थोड़ा दूर है पर स्टॉप लॉस उसी के आसपास बैठता है, तो उसी के स्टॉप लॉस अपने लॉन्ग को होल्ड करें। 51,400 51,500 के ऊपर में टारगेट है। 51,400 51,500 के आसपास के जो लेवल्स हैं उनके ऊपर आप नजर रखिएगा। अरुण सर, इंडिविजुअल स्टॉक्स ऑब्वियसली बात है कुछ लॉन्ग ही होंगे या फिर आप हायर लेवल प्रॉफिट बुकिंग भी देख रहे हो कहीं? देखिए डेफिनेटली लॉन्ग है और एक सेक्टर जो आज लाइमलाइट में भी है, और सुमित जी आपने भी काफी बार इसको ट्रैक किया, लास्ट 1 या 2 साल से कंटिन्यूस इसमें मोमेंटम भी है। तो पीएसयू सेक्टर में मुझे लग रहा है काफी स्टॉक्स अच्छे कर सकते हैं। तो आईओसी में बाई करने की सलाह है। अभी तक ये स्टॉक चला नहीं है और हो सकता है इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस में अगेन आपको वापस एक्शन देखने को मिल सकता है। तो आईओसी बाई करने की सलाह है, 174 के आसपास बाई करें। 170 का स्टॉप लॉस लगा है और 184 तक मुझे लग रहा है आईओसी जा सकता है। सेकंड स्टॉक अगेन एक डिफेंसिव स्टॉक चुना है क्योंकि मुझे लग रहा है ऊपर में हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है आती हुई नजर आए। तो औरो फार्मा में बाई करने की सलाह है। 1800 के स्टॉप के साथ और 1200 के स्टॉप के साथ औरो फार्मा को बाई करें। 1272 का ऊपर में टारगेट है। तो औरोबिंदो फार्मा 1272 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी ओएमसीज की बढ़िया तेजी है, इसको भी आप इनकैश कर सकते हैं। आईओसी के लॉन्ग के जरिए 12-13 रुपए ऊपर है, 8% का उछाल देखने को मिल रहा है। तो दो नाम जिसके ऊपर आप लॉन्ग साइड पोजीशंस को देखेंगे। अब मिड कैप स्टॉक्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं। 3% की तेजी मिड कैप इंडेक्स में, करीब 53, 273, 274, 278 के जोन्स में आज नया रिकॉर्ड हिट किया मिड कैप ने। स्टॉक स्पेसिफिक सबसे पहले नजर डाल लेते हैं किस तरह से आज अप मूव देखने को मिल रहे हैं। तो पहले आते हैं सरकारी बैंक जिसकी हम बातचीत कर रहे थे। बैंक ऑफ बड़ौदा 12.5% ऊपर, आईडीबीआई 9% ऊपर, केनरा बैंक 9% ऊपर, पीएनबी 7% की शानदार तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। सरकारी शेयरों में गेल 9% ऊपर है, ईआईएल करीब 8.5% ऊपर कामकाज कर रहा है, एचपीसीएल 7.5% ऊपर है, आईओसी 0.8% की तेजी यहां पर भी देखने को मिले। एक अच्छे अपमूव यहां के अंदर ही बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। डिफेंस में से बीईएमएल 7.5% ऊपर, बीईएल 7% ऊपर, एचएएल करीब 7% की तेजी और मजगांव डॉक 3.5% की एक अच्छा उछाल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है।
बढ़िया अपमूव मजगांव डॉक में भी है। रियल एस्टेट स्पेस से गोदरेज प्रॉपर्टी 8% की तेजी, प्रेस्टीज 7% ऊपर, ब्रिगेड और डीएलएफ कुछ और ऐसे नाम जो कि 4.5 से लेकर 6.5% का उछाल यहाँ पर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक अच्छी तेजी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। मेटल में से हिंदुस्तान कॉपर 5.5% ऊपर है, सेल 4% ऊपर है, जीएसपीएल और एनएमडीसी कुछ और ऐसे नाम जहां पर आज खरीदारी देखने को मिल रही है। और अदानी समूह आज शानदार तेजी में, अदानी पावर 17.5% ऊपर, अंबुजा 6% ऊपर, अदानी एनर्जी 9% ऊपर और अदानी टोटल करीब करीब 9% का उछाल यहाँ है। मिड कैप में आरईसी पीएफसी शानदार तेजी में 600 रुपये के लेवल पे पहुंच गया आरईसी और पीएफसी 550। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 11.5% ऊपर, आईआरबी करीब करीब 10% का उछाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में आज वैसे तो पूरी तरह से खरीदारी ही है, तो गिरने वाले शेयरों को अगर अवॉइड भी कर दे तो ओवरऑल एक अच्छा एक स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आगे भी हम बातचीत करेंगे अरुण जी से कुछ स्टॉक्स को लेकर, लेकिन अब हमारे साथ कुछ और खास मेहमान भी मौजूद हैं। आज इंडीजीन के नंबर से बातचीत करने के लिए वहाँ इंडीजीन की मैनेजमेंट है। कंपनी की आय ग्रोथ 7% और मुनाफा करीब करीब दोगुना हुआ है। एबिटा में 42% की ग्रोथ रही है और मार्जिन भी 5% बढ़कर करीब 21% हुए हैं। नंबर्स और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के सीएफओ सुहास प्रभु सर। सुहास सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। लिस्टिंग के बाद आपसे दोबारा आज हम बातचीत कर रहे हैं। तो मार्केट ने एक्सपेक्ट भी कर रखा था नंबर्स में कि कुछ बेटर साइड पर नंबर होंगे, नंबर अच्छे भी आए हैं टोटल। एक दो चीज़ें जो मतलब मुझे आपसे पूछनी है, उसमें लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स तो गिरे हैं, लेकिन कंपनी के मार्जिन इंटैक्ट रहे हैं, वहाँ बहुत इंपैक्ट नहीं आया है। और ओवरऑल जो प्रॉफिट मार्जिन है, नेट प्रॉफिट मार्जिन है, एबिटा मार्जिन, वो भी बहुत इंटैक्ट से रहे हैं। सो ओवरऑल सिचुएशन आप कैसी देख रहे हो क्यू ऑन क्यू बेसिस पर? और क्या हम ज़्यादा उम्मीदें लगा रहे थे या थोड़ा डिलीवरी साइड पे थोड़ी हल्की रेट डिलीवरी इस बार ही? Again, thanks for having me on your show again, Sumit ji. We have seen a significant growth year on year at 12.3% on a revenue or top line basis, and for the quarter four, a 6.5%. And as you rightly pointed out, the margins have grown even more significantly. The PAT margins have grown by 94% quarter on year for the quarter, and at 26% for on a year basis. First time we have clocked EPS north of 15 rupees per share. So these are some of the highlights. Coming to the customer profile itself, we focus on our what we call the land and expand strategy. So we look at going deeper within our existing customers. And our $1 million customers, where we clock more than $1 million in revenue every year, has grown to 35 customers. And more importantly, what we closely follow are the number of customers that we move from one level to the other. So the $1 million customers going to 5 million, the 5 million to the 10 million, and so on. And today, our largest customer has grown to a little north of 40 million at around $42 million. And we have also grown our customers in the $10 to $25 million range. So that would be the way we would continue to focus and drive a lot of growth coming out of more wallet share from our existing customers by growing the revenues that we derive from them year on year. सुहास सर, दो चीज़ें मैं एक साथ क्लब करूंगा। नंबर्स वाइज ओमनी चैनल एक्टिवेशन स्पेस जो है वहाँ पर थोड़ी सी स्लगिश नंबर देखने को मिले हैं इस बारी, और ये लगातार इनफैक्ट वाई में भी हो या क्यू ऑन क्यू में भी थोड़े से सबड्यूड नंबर है। सो क्या आप उस बिजनेस से फोकस करके बाकियों पे उसका मतलब जो क्लाइंट जा रहे हैं वो उससे जा रहे हैं और बाकियों में एडिशन हो रहा है? वन। दूसरा, नॉर्थ अमेरिकन बिजनेस एक ड्रॉप ले रहा है, क्यू ऑन क्यू भी वाई भी, उसको आप यूरोप से कंपनसेट कर रहे हो। सो क्या ये जो क्लाइंट्स गए हैं वो नॉर्थ से गए हैं? Yeah, so a good observation. And more specifically, the omni-channel activation business has a little bit more exposure to the emerging biotech segment. And therefore, if you look at our segmental results, the emerging biotech segment has marginally degrown. It is not a significant portion of our business, but from 4.1% to 2.7%.
and those are the challenges that reflect in our omni-channel activation business in particular. But having said that, our enterprise businesses, both enterprise commercial and enterprise medical, continue to grow, and they have grown at a healthy pace of 11% year on year. The customers that we have grown with are largely the the larger and mid-sized biopharma customers who continue to be focused and spending most of their operational spends in the US and Europe. While there might be small perturbations between US and Europe, largely together, these constitutes 97% of our business, and this has been in the vicinity of 95 to 96% even in the last 2 years. So both US and Europe continues to be where most of the spends are today, and that would continue to reflect on our geographical revenue split in the coming future also is what we anticipate. तो सुहास सर, जो क्लाइंट कंसंट्रेशन गोइंग फॉरवर्ड बनेगा वो आप कैसा मान के चल रहे हो कि अभी के हिसाब से टॉप क्लाइंट्स की तरफ से कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम हो रहा है लेकिन लोअर बेस ऑफ क्लाइंट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, सो क्या वॉल्यूम पे फोकस है इंस्टेड ऑफ मार्जिन? No, the focus tends to be both growth in revenue while we continue to our focus on margins. So as you rightly pointed out, the lower base and the growth in our accounts, which are more in that 1 million, 5 million category, would therefore reflect in a higher growth rate if you consider that subsegment. But we continue to grow even with our large customers today. As I mentioned, our largest customer today is $42 million, and this has grown from around sub $30 million over the last 2.5 years to north of $40 million today. So the growth continues to be there across our large customers as well as relatively smaller sized customers also. And the focus continues to be there on margins. We saw a significant impact over the last 2 years, as you rightly pointed out, more than 2.5% increase in our margin rate coming out of maturity of our technology tools and IP, and that continues to be a focus going forward also. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुहास सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और एक बार फिर से आपसे बातचीत करके बहुत बढ़िया लगा। और बातचीत में स्टॉक डे हाई के आसपास आ गया, जरा स्टॉक भी लेकर आइए, क्योंकि सुहास सर जैसे जैसे बातचीत कर रहे थे वैसे वैसे स्टॉक के अंदर एक बढ़िया अपमूव आया और दिन के ऊपरी स्तरों पर अब ये स्टॉक कामकाज कर रहा है। 3.3% का उछाल आप इंडिजीन के स्टॉक में देखने को मिले, जो थोड़ी पहले बिल्कुल फ्लैट था। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बातचीत करने के लिए, नंबर्स को लेकर भी और बाकी डिटेल्स को लेकर भी। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और आगे कुछ और अहम खबरें उनके ऊपर चर्चा करते हैं। छोटे से ब्रेक के उस तरफ नहीं हुई है, अभी भी मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छा अपमूव है। 1600 अंकों के आसपास तेजी मिड कैप में है, 700 अंकों के आसपास का उछाल अभी भी स्मॉल कैप के अंदर आप देख रहे हैं। बढ़िया रफ्तार के साथ मार्केट्स ओवरऑल 700 अंकों में, माफ कीजिएगा, निफ्टी के अंदर भी रफ्तार बनी हुई है और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी एक अच्छी तेजी करीब 2.5% का उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन अब कुछ और इंपॉर्टेंट इवेंट में, जहां पे पीएम मोदी ने कन्याकुमारी में साधना के बाद अपने लेख के जरिए अगले 5 साल के लिए सरकार का विजन रखा है। पीएम मोदी ने कहा क्या है विजन, बताने के लिए जुड़ रहे हैं लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण जी, पहले तो पीएम मोदी ने लेख के जरिए क्या विजन रखा है, इसकी डिटेल बताइए। जी, दरअसल ये बताऊंगा मैं, लेकिन ये लेख जो लिखा गया है इसके पीछे एक दिलचस्प चीज़ ये है कि हम आप जब फ्लाइट में लंबे सफ़र पे होते हैं तो आमतौर पे कोई मूवी डाउनलोड कर लेते हैं, वो देखते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जब कन्याकुमारी से दिल्ली आ रहे थे तो उन्होंने फ्लाइट में बैठ के लेख लिखना सही समझा और लेख लिखा, करीब 4 पन्ने का लेख है। और इस लेख में दरअसल अगले 5 साल का एक तरीके से विज़न प्रधानमंत्री ने पेश कर दिया है। इसमें 2 बातें काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात कि रिफॉर्म पर सरकार का जोर होगा
होगा और रिफॉर्म छोटे मोटे रिफॉर्म नहीं होंगे, बड़े बड़े रिफॉर्म होंगे। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जब रिफॉर्म किया जाएगा तो पारंपरिक तरीके से रिफॉर्म नहीं होगा, पारंपरिक सोच के साथ रिफॉर्म नहीं किया जाना चाहिए। ये साफ तौर से उन्होंने अपने लेख में लिखा है। तो रिफॉर्म होगा और बिल्कुल लीक से हटकर होगा और वैसे रिफॉर्म होंगे जो आमतौर पर हम लोग अपेक्षा भी सोच भी नहीं सकते थे। और इस रिफॉर्म में स्पीड का खास ख्याल रखा जाएगा, यानी तेजी से रिफॉर्म जमीन तक पहुंचे। स्केल का खास ख्याल रखा जाएगा, यानी बड़े पैमाने पर जो भी रिफॉर्म होगा उसका बड़ा दायरा होगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर जोर देना, तो बड़े बड़े प्लांट लगाने हैं, इस तरह से फोकस होगा। स्कोप स्टैंडर्ड भी एक फोकस रहेगा इस पूरे रिफॉर्म का। और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का खास तौर से प्रधानमंत्री ने अपने लेख में जिक्र किया है और उन्होंने कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ क्वालिटी पर भी जोर दिया जाएगा। क्वालिटी एक महत्वपूर्ण बात है जिस पर उन्होंने जोर दिया है। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट की बात को फिर से दोहराई है, यानी जब क्वालिटी अच्छी होगी तो जाहिर तौर पे एक्सपोर्ट मार्केट बड़ा सा खुलेगा, इंपोर्ट पर निर्भरता कम होगी। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि रिफॉर्म और स्पेसिफिक कहें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सरकार का जोर रहने वाला है और बजट तक इसकी झलक आपको और भी ज्यादा डिटेल मिलनी शुरू हो जाएगी। तो बजट तक इसकी जो पूरी झलक है वो आते दिखाई पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स के लिए आप तैयार रहिए और रिफॉर्म्स पर सोच से अलग होकर। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी तमाम डिटेल देने के लिए। लेकिन जो स्टॉक आज बजिंग है उस पर दो नाम तो ऑब्वियसली सबसे ऊपर है, वो है पीएफसी एंड आरईसी। दोनों के दोनों जबरदस्त रफ्तार में कामकाज कर रहे हैं। अरुण जी, पीएफसी एंड आरईसी यहाँ क्या किया जाएगा? इनके लगातार तेजी चल रही है, 12% ऊपर ये कामकाज कर रहे हैं, क्या करें इनमें? मुझे अगेन पीएफसी आरईसी दोनों ही अच्छे मोमेंटम है। जहां तक पीएफसी की बात है 520 के आसपास इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अब बन चुका है, जहां पे गैप लेवल भी है, तो 520 के स्टॉप लॉस होल्ड करना चाहिए। जिनके पास भी है उनको 520 का स्टॉप लॉस लगाए। दोनों ही स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं और दोनों में ही कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है। जहां तक आरईसी का बात है 572 575 इसी के आसपास इसका सपोर्ट है, तो 575 का स्टॉप लॉस लगा के इसको भी होल्ड करना चाहिए, क्योंकि कल बड़ा इवेंट है, इसलिए फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है। पर जिनके पास भी है वो स्टॉप लॉस होल्ड करें। यहाँ से भी हो सकता है 3 से 4% की मूवमेंट आपको ऊपर में नजर आती है। पीएफसी आरईसी आपकी स्क्रीन पर 12% दोनों ऊपर कामकाज कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए और अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। अब वक्त है खिलाड़ियों के अपडेट का। जो इस हफ्ते की 3 जो खिलाड़ी हैं उसमें एक कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत हैं, एसएसजे फाइनेंस के विरल छेड़ा है और इक्विनॉक्स के पंकज राडेड़ हैं, जो कि रिटर्न के हिसाब से देखा जाए तो पंकज सोफा लीड कर रहे हैं, 4% ऊपर है। विरल करीब 3/4% नीचे हैं और प्रशांत का रिटर्न रफली 3% के आसपास है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार हम बातचीत करेंगे आज मुथूट फाइनेंस के एमडी जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट जी से और उनसे गोल्ड आउटलुक, नंबर्स, ये सब चीज़ें जो हैं इनके ऊपर एक चर्चा होगी। और जाने से पहले आपको यही बता दें कि अगर आप कमोडिटीज़ मार्केट में दिलचस्पी रखते हैं तो उसमें कारोबार करना चाहते हैं तो CNBC आवाज़ आपके लिए लेकर आया है कमोडिटी गुरुकुल के नाम से एक अनोखी पहल। 22 जून को होने वाली इस लाइव वेबिनार में देश और दुनिया के कमोडिटी बाजार के लीडर्स आपको हर छोटी बड़ी बारीकियों के बारे में बातचीत करेंगे, ट्रेंड्स पहचानने की कला सिखाएंगे, मोमेंटम इंडिकेटर, स्ट्रेटजीज, पोर्टफोलियो कितना हिस्सा होना चाहिए, इन सब चीज़ों के ऊपर बातचीत होगी। तो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं और ये दिए गए लिंक के ऊपर लॉगिन कर सकते हैं या फिर वेबसाइट्स के ऊपर भी आप तमाम डिटेल पा सकते हैं।